नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार को ध्यान में रखते हुए और बीपीएससी का आगामी जो प्रारंभिक परीक्षा हो सकता है प्रीलिम्स का, उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग करते क्या है, 19वें लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। तो 18 लेक्चर तक नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसमें हम लोग करते क्या है, तो 10 टॉपिक लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और डेली उस पर फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न की तरफ अगर चलते हैं तो पहला प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में मीरा कुमारी को भारतीय पैरा शूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है, इनका संबंध कौन से राज्य से है। अब देखिए इस तरह के प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यू देखना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मीरा कुमारी, हो सकता है आप ये तैयार करके जाएं, आप पढ़ करके जाएं कि भारतीय पैराशूटिंग टीम का कोच जो नियुक्त किया गया है वह मीरा कुमारी को किया गया, ये आपको याद हो, लेकिन यही पूछ दिया गया है आपसे, ठीक है, प्रश्न में ही ये डाल दिया गया है। और फिर जाकर के आपको अब स्टेट जानना है, यानी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाना है अपना पढ़ने का। तो देखिए यहाँ पर इन चीजों को, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें जो है बीपीएससी में पूछा जाता रहा है। इस प्रश्न का अगर मैं आपको बताऊं तो मई 2024 की यह घटना है। मई 2024 में बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली हैं, पूर्णिया जिले की मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो देखिए एक बात यहां पर समझ लीजिए कि बिहार के लिए यह बेहद गौरव का विषय है और इसीलिए यहां पर पहले ही टॉपिक में इसे रखा गया है। यह प्रश्न जो है बेहद संभावित टॉपिक में से एक हो सकता है, क्योंकि बिहार से संबंधित एक खिलाड़ी हैं जिनको कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किस जिला से ये आएंगे, ये पूर्णिया जिला से। और किस राज्य से आपसे पूछा गया है, तो पूर्णिया कहां पड़ता है, बिहार में पड़ जाता है। बिहार का जो आप सीमांचल वाला हिस्सा कहते हैं, मिथिला वाला, तो वह पूर्णिया में वहीं से आता है। चलिए पहला टॉपिक हो गया आपको। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर। अच्छा, ये पूरा जो पीडीएफ है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं देखता हूं कि आप लोग पीडीएफ की मांग करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ये निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगा, तो टॉपिक खुद से लिखने की, इतना करने की आवश्यकता है नहीं, बना बनाया आपको मिल जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस नदी की निगरानी गूगल मैपिंग के जरिए करने की घोषणा की गई है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, क्या कहा गया है, किस नदी की निगरानी, यानी कि नदी की निगरानी करने की बात की गई है। यह घटना मई 2024 की है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने सोन नदी पर, देखिए यहां सोन नदी की चर्चा किया भी गया है, तो सोन नदी की गूगल मैपिंग के माध्यम से निगरानी करने की घोषणा की गई है। अब यहां पर एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि आखिर सोन नदी को लेकर के इस तरह की बातें बिहार सरकार क्यों कर रही है। कि लगातार ऐसा देखा गया कि सोन नदी में अवैध खनन की घटना देखी गई, और अवैध खनन के साथ एक शब्द आजकल बिहार में काफी चर्चा में रहता है, वह शब्द क्या है, बालू माफिया। तो बालू माफिया पर किस तरह से नियंत्रण लगाया जा सके, अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए सोन नदी पर यह काम हो रहा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सोन नदी कहां से निकलती है, यानी कि उद्गम स्थल कहां है और कहां जाकर के वह मिल जाती है। हिंट के लिए मैं बता देता हूं कि यह दक्षिण बिहार का जो हिस्सा पड़ जाता है वहां यह नदी है। ठीक है, ये हिंट है, बाकी आप मुझे जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, डी हो गया, सोन नदी। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। मई 2024 में हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया था, इनका संबंध कौन से राज्य से है। ठीक है, अब यहां पर ये देखिए वैसा ही प्रश्न जैसे कि मीरा कुमारी को लेकर के कहा गया था, तो लगभग वैसा ही प्रश्न है, यानी कि इस तरह के टॉपिक जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए जो 2-3 टॉपिक ऐसा हो सकता है सभी को तैयार करके जाइए। अब देखिए यहां पर जो ये बातें आपसे की गई है हरेंद्र सिंह को लेकर के, तो बिहार के ही हरेंद्र सिंह भी रहने वाले हैं। देखिए ये पहला भी मैंने कहा था मीरा कुमारी को लेकर के, वह पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली है, बिहार से ही थी, तो वह भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। और हरेंद्र सिंह को लेकर के, चूंकि बिहार एक ऐसा स्टेट रहा है जहां स्पोर्ट्स को लेकर के कहा जाता है कि स्पोर्ट्स को लेकर के पिछड़ेपन की स्थिति है, लेकिन अब वहां के लोग जो है आगे निकल करके और राष्ट्रीय टीम के कोच नियुक्त हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप,
तो यह अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी, इसीलिए यहां पर बीपीएससी की नजर रहने वाली है। तो बिहार के हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, महिला वुमेन्स टीम की बात की गई है और इनका संबंध जो है, जैसा कि पहले ही बताया कि ये बिहार राज्य से आते हैं। ये हॉलैंड की जेनेक शोपमैन, अभी तक जो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच रहे हैं वह हॉलैंड की हैं, जेनेके शोपमैन। उनकी जगह कौन लेंगे? हरेंद्र सिंह। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया। जवाब क्या हो जाएगा? सी, बिहार हो जाएगा। चलिए अब यहां पर चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। मार्च 22 तारीख को लेकर के बातें की गई है। 2024 में मनाया गया बिहार स्थापना दिवस का क्रम है। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, ये थोड़े से आप कह सकते हैं रीजनिंग टाइप के प्रश्न होते हैं और ऐसा प्रश्न आपको प्रत्येक बार देखेंगे जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, एक दो प्रश्न ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, और ये बेहद आसान किस्म का प्रश्न होता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, थोड़े समझ करिए आवश्यकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इसका समाधान कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 22 मार्च 2024 को मनाया गया बिहार स्थापना दिवस का क्रम है, यानी कि वह जो स्थापना दिवस था वह 100वां स्थापना दिवस था या फिर 101वां, 112वां या फिर 125वां स्थापना दिवस था। तो सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी को तो समझना पड़ेगा ना कि बैकग्राउंड स्टोरी को लेकर के क्या बातें की गई है। बिहार कब विभाजन हुआ, बिहार कैसे बना? तो वर्ष 2012 की बात है। इसी दिन हम जानते हैं कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया था। कब बना दिया गया था? 1912 में, ब्रिटिश एरा के समय हुआ था ये सब चीजें। ठीक है, बिहार राज्य के गठन को एक उत्साह के रूप में मनाने के लिए इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो 2010 से किया गया था। ठीक है, 2010 से स्थापना दिवस मनाया जाने लगा और नीतीश कुमार जो है अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री यही हैं और लगातार यही बने हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि बिहार का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाए, लोगों को इसके गौरव के विषय में, इसके इतिहास के विषय में जानकारी होना चाहिए और बिहार भविष्य में क्या करेगा इस पर मंथन भी होना चाहिए। तो जो 2010 से इसकी शुरुआत हो गई। अब प्रत्येक वर्ष 2010 से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके हिसाब से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो मैंने क्या 1912 और अभी हम कब हैं? 1912 ईस्वी और हम आ गए हैं 2024। तो बताइए ये कितने ईयर हो गया? यह टोटल हो जाएगा 112 वर्ष, है ना? तो बताइए तो यहां पर ये कितने स्थापना दिवस हो जाएगा? 112वां। चौथे प्रश्न का जवाब हो गया सी। समझ में आया कितना आसान प्रश्न था? बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, रीजनिंग करना था, आप इसका जवाब ढूंढ ले जाएंगे। तो ऐसा प्रश्न मान लीजिए आ जाए एग्जाम में ना, तो ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है, थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, दिमाग को शांत करना, सोचना, जवाब आ जाएगा। चलिए 5वें टॉपिक पर चलते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? लोकेशन पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, एक दो प्रश्न हर बार रहता है, इसीलिए ऐसे जितने भी टॉपिक हो सकते हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। देखिए 1 मई 2024 को पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध चिकित्सक रहे और प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है? नरेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। इनका जन्म जो है 1 नवंबर 1934 को नालंदा जिले के त्यूरी गांव है, नालंदा जिला में एक, वहां पर हुआ था और चिकित्सा के क्षेत्र में ये एक जाने माने चेहरा है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बिहार का नाम काफी रोशन किया है। इसको देखते हुए वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार के विषय में आप जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ नागरिक सम्मान जो होता है उसमें पद सोपान में इसका जो है चौथा नंबर आता है। पहला नंबर किसका आता है? भारत रत्न का। फिर उसके बाद आप जानते हैं पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री जो है ये चौथे नंबर पे। तो ये सिविल अवार्ड है इंडिया का। इतना चीजें तो आप समझते हैं, हमने पहले इस पर डिस्कशन किया भी था। तो यहां पर यह कहा गया है कि ये किस क्षेत्र से थे। तो क्षेत्र में 2-3 चीजें आएगा, ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाएगा किस क्षेत्र से थे, तो इसका मतलब लोकेशन हो जाता है ना, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, किस पंचायत के थे, ये सब पूछा जा सकता है, राज्य स्तरीय आयोग में पूछा जाता है। या फिर कई बार पूछा जाएगा किस क्षेत्र से थे, तो उनके काम का जरिया पूछा जाएगा कि वो राजनीति में थे,
वो इंजीनियर थे, वो साइंटिस्ट थे, या फिर वो डॉक्टर थे, है ना, ये चीजें लेखक थे। तो यहां पर यह देखना पड़ेगा, तुरंत आपको प्रश्न के साथ साथ एक नजर विकल्प पर भी डालना चाहिए। तो विकल्प पे जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कहां तक सोचना है, और पहले आपने उस टॉपिक को पढ़ रखा है तो जाहिर सी बात है चीजें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, चिकित्सा का क्षेत्र से ये संबंधित रहे। 2015 में पद्मश्री मिला था, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए अब छठे प्रश्न पर चले। हाल ही में शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले प्रियांश का संबंध किस राज्य से है? अब देखिए ये जो यहां पूछा गया है ये लोकेशन से पूछ लिया गया आपसे, यानी कि किस राज्य से। किस, अगर यहां लिख देता किस राज्य के बजाय किस क्षेत्र से है, तब आपको वही बातें जो मैंने कहा सिखाया था कि आपको विकल्प जाके देखना होता है कि भैया विकल्प में क्या क्या दिया गया है ना। तो अगर मान लीजिए यहीं पर तीरंदाजी हटा देता तो आपको पूछा जा सकता है क्रिकेट से है, तीरंदाजी से है, शतरंज से है, तो आपको वैसे जाना था। यानी कि प्रश्न को सही से तो पढ़ना ही है और विकल्प को सही से देखना है। तो यह घटना कब की है, यह अप्रैल 2024 की घटना है, और यह व्यक्ति जो है यह प्रियांश जो हैं यह बिहार के ही रहने वाले हैं। तो एक चीज, जवाब तो पहले ही आपको मैंने बता दिया कि बिहार से संबंधित है, जवाब आ गया, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप में स्टेज 1 में भारत को स्वर्ण और रजत पदक दोनों इन्होंने दिलाया था। ध्यान रखना, स्वर्ण पदक और रजत पदक। तीरंदाजी वर्ल्ड कप जो होता है ना, ये 4 स्टेज में दरअसल होता है, ये भी समझ लीजिए, चूंकि राज्य स्तरीय आयोग में पूछा जाता है। चूंकि हम लोग का क्या है ना, हम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह समझा जाता है, तो पूरा फोकस जो है क्रिकेट पे रहता है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो क्रिकेट से नहीं आएगा, है ना, वो हॉकी से आएगा, फुटबॉल से आएगा, तीरंदाजी से आएगा। तो आपको ये चीजें सही से पढ़ना चाहिए। शतरंज से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीरंदाजी के विषय में थोड़ा सा बता देता हूं। तीरंदाजी वर्ल्ड कप के विषय में यह समझिए कि ये 4 स्टेज में होता है, ठीक है। अब 4 स्टेज में देखेंगे तो पहला स्टेज जो देखेंगे चीन के संघाई में हुआ, दूसरा स्टेज जो इसका है वह दक्षिण कोरिया में हुआ, तीसरा स्टेज जो इसका हुआ था वह तुर्की में हुआ था, और चौथा स्टेज जो हुआ उसका ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये 4 स्टेज में होता है, ये बात ध्यान में आपको रखना है। प्रियांश ने शंघाई में मेडल जीतने के साथ ही तीरंदाजी वर्ल्ड कप के तीसरे और चौथे स्टेज के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। ये मामला समझ में आ गया। तो यहां पर जो मैंने कहा था पहला स्टेज यानी कि चीन के संघाई, यह ध्यान रखना है, चूंकि मैंने इसलिए आपको स्टेज बता दिया चूंकि आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है और तब फिर आप कंफ्यूज करेंगे। तो ये चीजें जो है शंघाई तीरंदाजी, अब शंघाई कहां है, चीन में, और मैंने बताया चीन का कौन सा स्टेज रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेज का वर्ल्ड कप का मामला समझ में आ गया। तो ये बिहार राज्य से संबंधित रहे। इस प्रश्न का जवाब ए हो गया। अब 7वें प्रश्न पर चलिए। हाल ही में कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर को पूरी तरह गंवाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए मुझे कमेंट करके। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी टॉपिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित हो जाए तो उसको सही से अलग से नोट कर लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए, वहां से प्रश्न आएगा। और उसमें भी अगर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित प्रश्न आ जाए, आपको क्लाइमेट चेंज से प्रश्न आए और उसमें भी ग्लेशियर को पिघलने से संबंधित मुद्दा आपसे पूछा जाए, आप कहीं भी ये चीजें पढ़े, तब तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और उसमें से भी आपको यह लिखे कि पहला देश, है ना, मैं लगातार कहता हूं ना कि ऐसे शब्द जो आ जाएं तो ये पहचान का तरीका है। हार्ड वर्क से नहीं होगा काम, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। तो जब इस तरह के चीजें आपको दिख जाए, ऐसे शब्द पहला, तो तुरंत उस टॉपिक पर, उस प्रश्न पर रुकिए, वहां उस टॉपिक पे पूछे जाने की संभावना है। तो बताइए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 4 विकल्प आपको यहां पर दिया गया है। यहां पर आप जानते हैं कंट्री का नाम वेनेजुएला। वेनेजुएला में क्या हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक ऐसा देश जिसका ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल चुका है ना, पानी में तब्दील हो चुका है और दुनिया का यह पहला देश बना है। वर्ष 1910 में वेनेजुएला में कितने ग्लेशियर हुआ करते थे? टोटल नंबर ऑफ ग्लेशियर 6 ग्लेशियर होता था। और यह देखेंगे तो तकरीबन 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ था। इन 6 में से 5 ग्लेशियर जो है वह वर्ष
ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इस 6 में से 5 ग्लेशियर जो है वह वर्ष 2011 तक ही पिघल गया था। 4 नहीं है, 2011 है ना, 2011 तक ही पिघल गया था। अंतिम जो ग्लेशियर बचा था उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। संभव है ये सब दे दे और वेनेजुएला यहीं डाल दे और पूछ ले कि उसका जो ग्लेशियर, आखिरी ग्लेशियर पिघला है उसका नाम क्या है। तो जो आखिरी ग्लेशियर पिघला था उसका नाम था हमबोल्ट, है ना, लिख देता हूं यहां, हमबोल्ट। तो ये जो हमबोल्ट ग्लेशियर अगर क्वेश्चन में देगा तो हमबोल्ट ग्लेशियर लिखा रहेगा। तो अंतिम बचा जो हमबोल्ट ग्लेशियर है, यह अपने अस्तित्व के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। वैज्ञानिकों को यह उम्मीद था कि हमबोल्ट ग्लेशियर जो है कम से कम 1 दशक और चल जाएगा, यानी कि ऐसा माना जा रहा था कि ये 2030, 35, 40 तक चल सकता है। लेकिन जितना उम्मीद किया गया था उस उम्मीद पर यह खरा नहीं उतरा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की जो आप कह सकते हैं रफ्तार है वह तेज हुआ और यह पिघल गया और 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में अब यह पूरी तरह से सिमट गया है। इसके कारण यह ग्लेशियर जो है अब क्या हो गया, ग्लेशियर रह जाएगा या बर्फ के मैदान में तब्दील हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा। तो यह अब ग्लेशियर नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्फ का एक तरह से मैदान में अब तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि ग्लेशियर में क्या डिफरेंस है। बर्फ का मैदान मैंने लिखा है ना, और ग्लेशियर, इसमें क्या डिफरेंसेस होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा। तो यहां पर कौन सा देश हो गया, वेनेजुएला। देखिए यहां पर जवाब तो जो मैं बताता हूं वो तो है, लेकिन इसके साथ जो मैं बाकी चीजें समझाते रहता हूं उस पर भी आपको नजर रखना है। वेनेजुएला की स्थिति यहां पर आप ये देख पा रहे हैं। तो लोकेशन भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेनेजुएला कहां पड़ता है, तो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है ना। तो कहां पर है, इसके आसपास के कौन से कंट्री हैं, कोलंबिया कहां पर इसके आसपास पड़ता है, ब्राजील का लोकेशन थोड़ा सा जान लीजिए। तो अगर इन चीजों को सही से देखेंगे, संभव है लोकेशन से ही पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं। हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा किस राज्य सरकार के सहयोग से आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया गया था। ठीक है, यहां पर देखिए तोड़ के, लंबा प्रश्न जब भी हो जाए तो परेशान नहीं होना है, उसका जवाब छोटा हुआ करता है। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट कहते हैं कि सर बड़ा सा प्रश्न है, प्रश्न पढ़ने में ही चला जाता है बहुत समय। जब भी लंबा प्रश्न रहे शांत दिमाग को करना है, जवाब उसका बहुत छोटा होगा, आसान होगा। देखिए सबसे पहले तोड़ लीजिए इसे, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय यानी कि जो नोडल एजेंसी हुआ करता है, ठीक है, द्वारा किस राज्य सरकार, तो एक जो है किस जैसे ही आ गया तो यहां पर जाना है कि प्रश्न यही पूछा जा रहा है, जवाब इसको यही चाहिए, के सहयोग से ये एक टॉपिक हो गया इसका, आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ। तो ये जो आपसे पूछा गया इसका विशेष महत्व तो नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, का आयोजन किया गया था। तो आप देख लीजिए चीजें क्या पूछा गया, इतने सारे चीजें में इंपॉर्टेंट क्या चीजें था, एक ये था और दूसरा ये था और तीसरा तो आपको जवाब ही देना है। तो इतने लंबे चौड़े प्रश्न में हमें मुद्दे की चीजें मिल गया। अब इसका जवाब क्या हो जाएगा इसको देखना है। यह जो है मई 2024 की घटना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने, यहां देखिए विकल्प में है भी असम, डी, और यहां पर देखिए बिहार भी है। आपका दिमाग हो सकता है बिहार के साथ जाए, चूंकि आप सोचेंगे बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार पे टिक लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर मैंने कहा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं राज्य स्तरीय आयोग में पूछा जाता है जो बिल्कुल ही तथ्यात्मक प्रवृत्ति का होता है। जवाब याद है तो आप समाधान कर पाएंगे, नहीं तो गलत करके आएंगे। और ध्यान रखना है बिहार में अब नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसी गलती करके नहीं आना है, क्योंकि लंबे समय से जो बीपीएससी एस्पिरेंट होते हैं उनको रहता है कि सभी को टिक मार के आओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो था नहीं, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो संभल के। तो मई 2024 में क्या होता है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से, कहां पर, तो गुवाहाटी में, यह भी ध्यान रखिएगा, ये जो मैं एक्स्ट्रा कुछ चीजें बताते चलता हूं वह आपको ध्यान रखना है। कहीं पर देखिए गुवाहाटी लिखा रहेगा, कहीं पर गुवाहाटी भी लिखा रहेगा, तो वो हिंदी के में आपको ये चीजें दिखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्ला भाषा है ये। तो गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसका आयोजन किया था। जवाब आपको असम मिल चुका है। इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यही जानना है, क्योंकि आजकल थोड़ा प्रश्न का नेचर बदला है, स्टेटमेंट में एक उद्देश्य पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य यह है कि ब्रिटिश काल के जो आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश को आपराधिक न्याय से
और न्याय प्रणाली जो है उससे संबंधित नए कानून जो हम बना रहे हैं उसके विषय में अवेयरनेस लाया जाए, उसके विषय में जागरूकता लाया जाए। अभी आपने देखा ना कि हमने क्या किया, जो आईपीसी होता था, सीआरपीसी होता था, उसको खत्म कर दिया, है ना, एविडेंस एक्ट होता था उसको खत्म कर दिया और 3 नए आपराधिक कानून उसके जगह पर हम ले आए प्रतिस्थापित करके। तो अब क्या है कि हमें नए कानून के विषय में समझना तो होगा, इसीलिए जागरूकता पैदा करने के लिए गुवाहाटी असम में, ठीक है, तो असमिया और बंगाली भाषा में अलग अलग गुवाहाटी का स्पेलिंग आपको देखने को मिल सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इस 8वें प्रश्न का डी हमने सही जवाब ढूंढ लिया है। अब हम 9वें प्रश्न के तरफ चलते हैं। 9वें प्रश्न में है, हाल ही में अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड, बहुत फेमस नाम है, इनकी कोई किताब अगर आपने पढ़ी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से संबंधित है? देखिए, रस्किन बॉन्ड का नाम सुनते हुए आपसे आयोग एकदम गलती करवा लेगा और यहां से किस राज्य से संबंधित है छोड़ करके बस आपसे यह पूछ दिया जाए किस देश से संबंधित है, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और भारत दे दिया जाए, आप में से बहुत सारे लोगों का दिमाग इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, है ना। आप सोचेंगे ये इंडिया के रहने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप इनका नाम समझेंगे रस्किन बॉन्ड। मैं बता दूं कि ये भारत से ही संबंधित हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप गड़बड़ कर ले जाएंगे। ये भारत से संबंधित है। अंग्रेजी में ये बहुत सारे नॉवेल्स वगैरह लिख चुके हैं। 1-2 नॉवेल्स का नाम लिख करके मुझे बताइए, मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि बहुत फेमस इनकी किताबें हैं, पढ़नी चाहिए। बहुत ही कायदे के लेखक ये माने जाते हैं, इसीलिए जो है इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। किस राज्य से संबंधित है? तो भारत का एक पहाड़ी राज्य है ना, यानी कि यहां पर विकल्प में आप देखेंगे तो 4 विकल्प आपको दिया गया है। पहाड़ी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? डी, हिमाचल प्रदेश। यह घटना कब हुआ था, यानी कि कब इन्हें सम्मानित किया गया? मई 2024 की बात है। मई 2024 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था और लेखन के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान कह सकते हैं, इस तरह का सम्मान ये है। इनका जन्म जो है वर्ष 1934 में कहाँ? हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था। तो कई बार क्या है, ज्यादा फैक्ट पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि कसौली आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन किया है, ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। 9वें प्रश्न का सही जवाब डी हो गया। अब हम 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? हाल ही में फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 22वें संस्करण में नीरज चोपड़ा, ध्यान दीजिएगा, नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय कहते हैं, नीरज चोपड़ा बहुत फेमस नाम है। अभी ओलंपिक 2024 में हालांकि इन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिल सका, तो बताइएगा कि क्या इनको कौन सा पदक मिला है कमेंट बॉक्स में। ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम? फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के 27वें संस्करण को लेकर के कहा जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित की गई थी? यहां पर 4 विकल्प आपको दिया गया है। देखिए, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने जो राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में और खास करके पुरुष वाले वर्ग में जो भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीता था, वह जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है 27वां संस्करण था और इसका आयोजन जो था वह भुवनेश्वर में हुआ था। और भुवनेश्वर कहां पड़ेगा? ओडिशा की राजधानी, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा यहां पर? ओडिशा सी, ठीक है। तो चलिए 10वें प्रश्न को भी हमने देख लिया। अब 10 टॉपिक आज के कोटा का खत्म हो गया है, लेकिन हम लोग लास्ट में एक प्रश्न किया करते हैं, वह आपके लिए मैं असाइनमेंट देकर के जाता हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न क्या है आपके लिए? निम्नलिखित में से बिहार में कांच का उत्पादन होता है? पटना, हाजीपुर, दरभंगा, सभी सही है, यानी कि सभी जगह होता है। जहां भी होता है सही जवाब आप लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरी बात, आप इसमें से किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं यह भी बताइए, और यदि आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, आपके यहाँ क्या खनिज पदार्थ पाया जाता है यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ लिख करके बताइए। फिर मुलाकात करते हैं कल शाम 6 बजे। फिर से बता दूं, यह पीडीएफ संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।